हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द एजू ब्लिस में। और आज जो है हम बात करने वाले हैं अपना नया टॉपिक इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि के बारे में। और जो है सबसे जरूरी बात, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि। सीटेट या किसी भी टीचिंग एग्जाम्स के पर्पस से समझे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको समझना, और इससे अच्छे खासे आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं। तो जैसा कि हमने बताया इंटेलिजेंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो ये हमारी जो है 10th क्लास है यानी कि 10वीं क्लास है। इसमें जो है आज हम पढ़ेंगे अपना ये बाल विकास का एक नया टॉपिक इंटेलिजेंस। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसके मीनिंग के बारे में। क्या है ये इंटेलिजेंस, क्या है ये बुद्धि? तो इट इज द एबिलिटी टू एडजस्ट विद एनवायरमेंट, एबिलिटी टू लर्न एंड एबिलिटी टू कैरी आउट एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। मतलब कि ये जो है आपके पर्यावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता या कहें सीखने की क्षमता व अमूर्त तर्क करने की क्षमता है। और इसको अगर हम समझे तो आप बुद्धि को आप कैसे समझेंगे? बुद्धि क्या है कि आप अपने एनवायरनमेंट, अपने पर्यावरण के साथ अगर समायोजन कर पाते हैं, उसमें अपने आप को व्यवस्थित एक ढंग से वहां पर आप जो है आप सेटल कर पाते हैं अपने आप को, तो ये क्या है आपकी जो क्षमता है, यही क्या है आपकी रिलेटेड है बुद्धि यानी कि बुद्धि से। वही एबिलिटी टू लर्न, आपके अंदर क्या क्षमता है, आप किस तरीके से जो है लर्न कर पाते हैं, किस तरीके से जो है अधिगम कर पाते हैं, सीख पाते हैं चीजों को, वो भी जो है आपका किससे रिलेटेड हो गया? बुद्धि से। नेक्स्ट अगर इसी में बात करें, एबिलिटी टू कैरी आउट एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग यानी कि अमूर्त तर्क, यानी कि अमूर्त तर्क आप कर पाते हैं। जो चीजें आपके सामने नहीं भी हैं उस पर भी आप तर्क लगा पाते हैं, उस पर भी आप रीजन कर पाते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोच पाते हैं उसके लिए। तो ये आपका हो गया किसमें? इंटेलिजेंस में। तो इन जो सारी चीजों से मिलकर आपका क्या बना है? इंटेलिजेंस या बुद्धि है। यानी कि जो भी इंसान इन सारी चीजों को अगर कर लेगा तो वो क्या है? एक इंटेलिजेंस या इंटेलिजेंट या बुद्धि जो है उसमें होगी। नेक्स्ट अगर हम इसी में बात करें, derived from Latin word intelligere by intelligentsia which means to understand। understand का मतलब समझे तो समझना। ठीक है, तो अंडरस्टैंड का मतलब हो गया समझना। इसका मतलब ये है, ये लैटिन वर्ड जो है उससे आपका वर्ड ये आया है इंटेलिजेंस, जिसका मतलब है इंटेलिजेयर बाय इंटेलिजेंसिया, या तो इंटेलिजेयर या इंटेलिजेंसिया, ये दो वर्ड्स जो हैं आपके लैटिन वर्ड से ये इंटेलिजेंस जो है आया है। तो इसका मतलब क्या है? समझना। वही चीज है कि आप कैसे चीजों को समझ पाते हैं, एनवायरनमेंट में कैसे जो है समायोजन कर पाते हैं अपना, कैसे आप चीजों को सीख पाते हैं, इन सब से जो है मिलकर बना है आपका इंटेलिजेंस। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम इंटेलिजेंस के बारे में बात करें तो इसमें आपको कुछ चीजें हैं, जो 3-4 चीजें हैं जिनको अगर आपने समझ लिया तो यही क्या है? इंटेलिजेंस है। यहीं से आपके क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है एबिलिटी टू एडजस्ट, यानी कि आप एडजस्ट कर पाए, कहीं पे आप समायोजन कर पाए, समायोजित कर पाए अपने आप को। ये जो आपकी क्षमता है यानी कि समायोजन की जो क्षमता है वो आपका आ गया इंटेलिजेंस में। वहीं दूसरी बात करें तो एबिलिटी टू लर्न यानी कि सीखने की क्षमता, जो सीखने की क्षमता है आपकी वो भी किस में आ गई? इंटेलिजेंस में आ गई। नेक्स्ट है ऑपरेशनल एस्पेक्ट, मतलब कि आप चीजों को कैसे ऑपरेट कर पाते हैं, कैसे आप उसमें अपना तर्क लगा पाते हैं, कैसे चीजों को आप समझ पाते हैं, उसको जो है किस तरीके से आप समझ रहे हैं, ये आपके सारे किस में आ गए? ऑपरेशनल एस्पेक्ट में आ गए। नेक्स्ट अगर हम बात करें एबिलिटी टू डू एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग यानी कि अमूर्त तर्क आप लगा पाते हैं चीजों में। ये जो आपकी अमूर्त तर्क लगाने की जो क्षमता है वो भी आपकी किस में आ गई? इंटेलिजेंस यानी कि
बुद्धि में। और अगर हम इसकी बात करें तो इंटेलिजेंस जो शब्द है इसके बारे में जो सबसे पहले अगर किसी ने बात की थी तो वो थे हमारे सर फ्रांसिस गाल्टन। तो इनके बारे में भी हम समझते हैं। तो ये जो वर्ड है इंटेलिजेंस, अगर कहें कि डेराइव जो हुआ है या किसी ने जो सबसे ज्यादा इसके ऊपर जो बात की है तो वो थे सर फ्रांसिस गाल्टन। इन्होंने हेरिडिटी और जेनेटिक्स यानी कि आपके आनुवंशिकता और आपकी हेरिडिटी को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना है आपके जो है इंटेलिजेंस में। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा था कि हेरिडिटी से ही जो है आपको इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि प्राप्त हो जाती है, या कहें कि एक बायोलॉजिकल फैक्टर है यानी कि जैविक है जो आपको अपने जीन्स से जो है आपको मिल जाता है। और अगर बात करें इनके बारे में तो इन्हें फादर ऑफ यूजेनिक्स भी कहा जाता है। यूजेनिक्स का मतलब ये है आपके जो भावी जो पीढ़ी है उसके बारे में जो है यहाँ पर पढ़ा जाता है। केवल आप इसको इससे याद रखिए कि फादर ऑफ यूजेनिक्स जो है वो इनको कहा जाता है, ज्यादा डीप में इसमें पूछा जाता नहीं है। नेक्स्ट, अगर इनकी एक बुक जो है बहुत ज्यादा फेमस है जिसका नाम था हेरिडिटरी जीनियस। ये जो है इनकी एक बुक थी जिसके बारे में जो इन्होंने लिखी थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो हेरिडिटरी जो जीनियस है वो बुक किसकी थी? सर फ्रांसिस गाल्टन, या आप सिर्फ गाल्टन के नाम से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट अब आता है हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटेलिजेंस टेस्ट, या हम बोले बुद्धि परीक्षण। क्या है बुद्धि परीक्षण? तो फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट जो है किन्हें कहा जाता है? अल्फ्रेड बिने, यानी कि अल्फ्रेड जो बिने हैं इनको कहा जाता है इंटेलिजेंस टेस्ट यानी बुद्धि परीक्षण के जनक। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें जो सबसे पहला इंटेलिजेंस टेस्ट जो दिया गया था वो हमें, जिसको हम कहते हैं बिने एंड साइमन टेस्ट, जो कि आया था 1904 में। तो ये जो है इसमें दो लोग इन्वॉल्व थे, बिने एंड साइमन, तो इसी की वजह से इसका नाम रखा गया बिने एंड साइमन टेस्ट। ये कहीं कहीं पर इसको बिने एंड साइमन स्केल भी कह दिया जाता है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, एक ही चीज है, जो कि आया था 1904 में। फिर अगर हम बात करें इन 1908 इसको जो है दूसरी बार रिवाइज किया गया, इसमें कुछ चेंजेस किए गए। देन अगर इसके तीसरे रिवीजन की बात करें तो वो हुआ 1911 में, यानी कि 1911 में इसका थर्ड रिवीजन हुआ। फिर जो है इन 1916 यानी कि 1916 में इसका फोर्थ रिवीजन हुआ। फोर्थ रिवीजन में जो है इसको कहा जाने लगा स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट। इसमें जो है आपके टर्मन जो थे और बिने, इन दोनों ने मिलकर ये आपका स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट जो है 1916 यानी कि 1916 में दिया था। इसको याद रखिएगा कि स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट या फिर इसको स्टैनफोर्ड बिने स्केल भी कह दिया जाता है। तो ये किसने दिया था? टर्मन एंड बिने ने। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिर आता है हमारा मेंटल एज। ये मेंटल एज यानी कि मानसिक आयु का जो कॉन्सेप्ट था वो हमें दिया था हमारे अल्फ्रेड बिने ने। तो इसको भी याद रखिएगा कि मेंटल एज जो है वो किसने दिया, किसने इसके बारे में बात की या किसने ये कॉन्सेप्ट दिया? तो अल्फ्रेड बिने, यानी कि बिने के द्वारा ये दिया गया था। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। फिर आता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चंस इस टॉपिक से भी आते हैं और इस फॉर्मूले को आपको अच्छे से याद कर लेना है। इस पर जो है आपको क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर मिल जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं इंटेलिजेंस क्वोशिएंट यानी कि बुद्धि लब्धि के बारे में। तो क्या है बुद्धि लब्धि? इसे कहते हैं आईक्यू। आईक्यू का मतलब क्या है? आईक्यू इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ये आपका जो है ये आपका क्या बन गया? आईक्यू का फॉर्मूला है। अगर हम आईक्यू की बात करें तो मेंटल एज यानी कि आपकी मानसिक आयु जो है वो क्या हो गई? आपकी मेंटल एज। नेक्स्ट अगर क्रोनोलॉजिकल एज बात करें, आपकी वास्तविक आयु, आपकी जो वास्तविक आयु है वही आपकी क्या है? क्रोनोलॉजिकल एज है। ठीक है, इंटू 100 जब आप कर देंगे तो आप क्या है? आईक्यू को पता कर पाएंगे। तो ये आईक्यू टेस्ट करने के लिए जो है एक फॉर्मूला दिया गया, जो कि आपका जो कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था? विलियम स्टर्न ने 1912 में। ओके, नेक्स्ट अगर हम इसी में बात करें तो इसमें कुछ चीजें समझने की जरूरत है। मेंटल एज क्या है आपकी? आप मान लीजिए आज जो हैं वो 10 साल के हैं, लेकिन जो आपका दिमाग है वो एक
कहें कि 18 साल या 20 साल के बच्चे की तरह काम कर रहा है, तो आपकी जो मेंटल एज, मानसिक आयु हुई, वो यहां पर 18 हो जाएगी। वहीं अगर क्रोनोलॉजिकल एज, यानी कि आज आप 10 साल के हैं, जैसा मैंने आपको कहा, तो जो 10 साल, जो 10 है वो आपकी क्रोनोलॉजिकल एज हो गई। इसी को आप जो है गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आपका IQ निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो जो इसका जो हमने, इसमें भी बहुत कंफ्यूजन होता है कि IQ का जो कॉन्सेप्ट था, याद रखिएगा, दिया था विलियम स्टर्न ने। कब? 1912, यानी कि 1912 में विलियम स्टर्न ने IQ का कॉन्सेप्ट दिया था। वहीं अगर IQ फॉर्मूला किसने दिया ये कहा जाए, IQ फॉर्मूला गिवन बाय टर्मन 1916 में, यानी कि 1916 में इसका जो IQ का फॉर्मूला था वो दिया था टर्मन ने। फिर जो है, अगर अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसमें एक 3 रिंग मॉडल जो है, इस बहुत बार एक जो है एग्जाम में हर बार पूछ लिया जाता है। तो जो 3 रिंग मॉडल था ये दिया था रेनजोली ने। ठीक है, याद रखिएगा, रेनजोली ने दिया था 3 रिंग मॉडल। क्या था? इन्होंने जो है 3 एस्पेक्ट, यानी कि 3 जो चीज है उनको जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना था अपने इस मॉडल में। या कहें कि एक जो गिफ्टेड बच्चा है, जो प्रतिभाशाली बच्चा है, उसमें ये 3 चीजें जो हैं, तो उसे इन्होंने इंटेलिजेंट या कहें कि गिफ्टेड जो है वो माना। तो उसके लिए क्या कहा इन्होंने कि इन्होंने 3 रिंग मॉडल दिया, जिसमें कि सबसे पहले था हाई एबिलिटी, देन हाई क्रिएटिविटी, देन हाई कमिटमेंट। यानी कि ये 3 चीजें जिस भी बच्चे में हैं, यानी कि यहां वाला जो ये 3 चीजों से मिलकर जो चीज अगर किसी में है, तो यानी कि वो जो बच्चा होगा वो कैसा है? गिफ्टेड है, इंटेलिजेंट है। तो हाई एबिलिटी मतलब कि उसमें क्षमता जो है बहुत ज्यादा है, किसी भी कार्य को करने की क्षमता या किसी भी चीज को जो काम करना जो है, क्षमता जो है उसकी ज्यादा है। नेक्स्ट हाई क्रिएटिविटी, रचनात्मकता जो है उसमें बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा क्रिएटिव सोच पाता है, आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोच पाता है। तो ये अगर हाई है उसमें, ये अगर ज्यादा है तो वो इसमें जो है इंटेलिजेंस में आ गया। नेक्स्ट हाई कमिटमेंट, अगर प्रतिबद्धता उसमें ज्यादा है, वो किसी भी काम को करने की ठान ले तो वो करके रहता है, या जो वो कमिट कर दे कि हाँ ऐसा होना है या करना है तो वो करके रहेगा। तो ये अगर ये वाली जो चीज है उसमें अगर ज्यादा है, तो इन सारी चीजों से मिलकर क्या बना है आपका ये 3 रिंग मॉडल, जिसे कि रेंजुली ने कहा कि अगर बच्चा आपका इस वाले पार्ट में है, मतलब ये तीनों चीजें जो हैं उसके अंदर हैं, तो वो एक गिफ्टेड या इंटेलिजेंट कहें प्रतिभाशाली बच्चा होगा। इसे आप ACC से याद रख सकते हैं। ACC, A यानी कि एबिलिटी, क्षमता, C यानी कि क्रिएटिविटी यानी कि रचनात्मकता, नेक्स्ट C इक्वल टू कमिटमेंट यानी कि प्रतिबद्धता। ये तीनों चीजें अगर आप में हैं तो आप एक गिफ्टेड या कहें प्रतिभाशाली बच्चे में क्वालिटी जो है आप में होंगी। ठीक है, तो ये था 3 रिंग मॉडल। तो अब जो है हम बात करने वाले हैं अपने IQ टेबल के बारे में। तो IQ टेबल जो ये हमारी टेबल है, ये अकॉर्डिंग टू है टर्मन के। ठीक है, अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट थे या अलग अलग इंडियन साइकोलॉजिस्ट भी कुछ थे, उन्होंने अपनी अपनी टेबल दी है, लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं अभी ये टर्मन के अकॉर्डिंग है। और ये इन्होंने 1916 में जब स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट जो दिया था, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा हुआ है, तो स्टैनफोर्ड बिनेट जो टेस्ट दिया था उसी दौरान इस IQ टेबल को इन्होंने दिया था। तो देख लेते हैं क्या है इस टेबल में। तो सबसे पहले जो है वो है जीनियस बाय नियर जीनियस, यानी कि ये कौन है? प्रतिभाशाली। ये जो है 140 एंड एबव, यानी कि 140 से ऊपर जो भी बच्चे हैं ये आपके क्या हैं? आपके जीनियस या नियर जीनियस, या जिन्हें हम गिफ्टेड भी कहते हैं, ये आपके हो जाते हैं। 1% जो पॉपुलेशन है वो इसमें आ जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फिर आते हैं वेरी सुपीरियर, यानी कि प्रखर बुद्धि। ये जो है आपके 130 से 139 जिनका IQ होता है वो आ जाते हैं हमारे वेरी सुपीरियर, यानी कि प्रखर बुद्धि में। अगर हम बात करें तो सुपीरियर जो है वो है तीव्र बुद्धि, इसमें आता है 120 to 129 IQ। और ये जो दोनों हैं ये आपके 5% जो पॉपुलेशन है वो इन दोनों में वेरी सुपीरियर एंड सुपीरियर, यानी कि प्रखर बुद्धि एंड तीव्र बुद्धि में आ जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, फिर आता है हमारा एबव एवरेज, यानी कि सामान्य से
ऊपर, ये जो है 110 से 119 यानी 110 से 119 का जो आईक्यू है उसमें जो है आपके आ जाएंगे एबव एवरेज। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें नॉर्मल बाय एवरेज यानी कि सामान्य नॉर्मल की बात करें, ये आपके 90 to 109 जो आईक्यू होगा वो वाले जो है सारे लोग इसमें आ जाएंगे। तो जो एबव एवरेज था यानी कि सामान्य से जो ऊपर लोग थे उनकी अगर पॉपुलेशन की बात करें तो या जो हमारी पॉपुलेशन है वो 14% इसमें आती है। नेक्स्ट जो एवरेज या सामान्य की बात करें इसमें 60% जो पॉपुलेशन है आपकी 90 to 109 आईक्यू वाले में यानी कि सामान्य में आ जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिर आता है हमारा बिलो एवरेज यानी कि सामान्य से नीचे। इसकी अगर बात करें ये है 80 to 89, जो 80 से 89 जो है ये आपका आ जाता है बिलो एवरेज। ये जो आपका 60% में ही आप इसको जो है ऐड कर लेंगे, मतलब ये दोनों जो है 60% पॉपुलेशन इन दोनों में आ जाती है। फिर आते हैं नेक्स्ट हमारा डल बाय बॉर्डर लाइन यानी कि मंद बुद्धि। ये जो होंगे वो आपके 70 to 79 जिसमें कि 14% पॉपुलेशन आ जाती है। तो इसे याद रखना कि डल बाय बॉर्डर लाइन जो है जिसमें कि 70 से 79 आईक्यू वाले जो हैं वो लोग आएंगे जो कि होगा 14% पॉपुलेशन आपकी इसमें आ जाती है। फिर आते हैं फीबल माइंडेड बाय मॉरन यानी कि मंद बुद्धि कहें या आप इसे कह सकते हो कि मूर्ख। मॉरन क्या है? मूर्ख। ठीक है, फीबल माइंडेड मतलब कि मंद बुद्धि। तो ये जो है आपके 50 to 69 यानी कि 50 से जो 69 वाले जो लोग हैं आईक्यू वाले जो लोग हैं वो आपके इसमें आ जाएंगे जो कि 5% पॉपुलेशन इसमें आ जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिर आता है हमारा इम्बेसाइल यानी कि महामूर्ख, जो कि आपके इस कैटेगरी में जो है 25 to 49 जिनका आईक्यू होता है वो आपके महामूर्ख या मूर्ख भी कह सकते हैं इसको, तो वो इम्बेसाइल या महामूर्ख में आ जाएंगे जो कि आपके इडियट यानी कि जड़ बुद्धि, बिल्कुल मतलब जिनके अंदर बुद्धि नाम की चीज ही नहीं है वो आपके इडियट में आ गए, यानी कि इंटेलिजेंस है ही नहीं, बिल्कुल नील। ठीक है, कुछ भी जीरो है तो वो 0 से 24 वाले जो आईक्यू वाले बच्चे हैं वो आपके इसमें आ जाएंगे जिसमें 1% पॉपुलेशन आपकी इम्बेसाइल एंड इडियट दोनों में आ जाती है। अब अगर हम बात करें इनमें से कुछ जो आप याद रखेंगे करने के लिए तो इस पूरी आईक्यू टेबल आप याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इंपॉर्टेंट की बात करें तो आपको एक तो ये जीनियस, ठीक है, इसको याद रखिए 140 एंड अबव, ये आपके क्या गिफ्टेड में आ जाते हैं या जीनियस या प्रतिभाशाली में आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने 130 एंड अबव, अगर 130 से ऊपर भी आ रहा है तो भी उसे गिफ्टेड माना है, तो इसे इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगर 130 से ऊपर अगर ऑप्शन अगर 4 दिए हैं उसमें 130 एंड अबव बोला गया है तो यानी कि वो भी गिफ्टेड में आपके आ जाएंगे, तो इसको भी याद रखिएगा। तो जीनियस 140 एंड अबव, इसमें जो 1% है आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट आप याद रखेंगे नॉर्मल यानी कि सामान्य क्या है 90 to 109 या कहीं कहीं 110 भी दे देते हैं। ये जो हमारी पॉपुलेशन है 60% इसमें आ जाती है, इसको भी आप याद रखना, ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन अगर बात करें एक डल बाय बॉर्डर लाइन या बॉर्डर लाइन का भी आपसे पूछ लेता है, ये याद रखना 70 to 79 आईक्यू वाले जो हैं ये आपके इसमें आ जाएंगे जो कि 14% पॉपुलेशन इसमें आ जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिर आप सीधे याद रखिएगा इडियट यानी कि महामूर्ख, ठीक है, या जो है जड़ बुद्धि वाले जो बच्चे हैं तो उसमें जो है 0 से 24 जिनका आईक्यू होगा वो 1% पॉपुलेशन इसमें आपकी आ जाती है, जो इम्बेसाइल या इडियट दोनों में आ जाती है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। तो ये 4 चीजें हैं जो आपके एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, इनको आप जरूर याद रखें। फिर अगर हम बात करें फिर आता है हमारा द फ्लाइन इफेक्ट, इसको भी अगर हम जो हमने इतना टॉपिक पढ़ा है तो इसको भी ऐड करना जरूरी था, बहुत बार इसके बारे में पूछ लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है द फ्लाइन इफेक्ट? फ्लाइन इफेक्ट क्या है? एवरी 10 ईयर्स और डिकेड, यानी कि हर 10 साल बाद जो है आपका आईक्यू इंक्रीज होता है, मतलब कि आपका जो आप इंटेलिजेंस क्वेश्चन जो है वो आपका इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। ठीक है, ये कहा गया द फ्लाइन इफेक्ट में, इतना याद रखिए। द फ्लाइन इफेक्ट क्या है? हर 10 साल में या एक डिकेड में आपका आईक्यू क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, तो यहां तक की चीजें आपको क्लियर होंगी। तो आज हमने जैसे पढ़ा इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि, कैसा लगा आपको आज का सेशन? प्लीज
ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। हम जो हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके इतना कंटेंट लेके आते हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपके कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में या मुझे इंस्टाग्राम पे वहाँ पे फॉलो करके जो है मुझे बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।